आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार विद्यार्थियों द्वारा पूछा जा रहा था और बार बार विद्यार्थी यही कह रहे थे। एक विद्यार्थी का बार बार कॉल आ रहा था और बहुत सारे मैसेज भी उनके द्वारा किए गए कि जनरल इंग्लिश का जो पेपर है इसको हल करने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपसे मैं बता दूं कि आपके जो जनरल इंग्लिश का पेपर है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड या प्राइवेट रेगुलर जो भी हैं, आप सभी के लिए यानी जनरल इंग्लिश का पेपर है वो लगभग सेम सा ही आता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का है तो उसमें आपके एक तो ग्रामर के प्रश्न होते हैं और एक आपके पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसके प्रश्न होते हैं। अब इसमें ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों के प्रश्न है वो लगभग 50-50 का रेशियो रहता है। कई जगह मान लो 60-40 का हो जाता है, कई जगह जैसे बुक है वो 60 नंबर की हो जाती है, कई जगह 40, लेकिन लगभग जो है 50% ग्रामर होती है, 50% आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं। अब इसमें भी आपके इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी आपके लिए बहुत कुछ सुविधाएं हैं। जैसे एक तो आपके पैसेज आते हैं, आप जानते हैं, एक तो आपके पैसेज आते हैं। और जैसे मैं बात करूं एमडीएसयू की, तो एमडीएसयू में लगभग 35 नंबर का पैसेज आता है। एक तो जैसे 20 नंबर का पैसेज तो आपके जैसे टेक्स्ट बुक में से आता है और एक 15 नंबर का पैसेज है वो आपके अनसीन आता है। तो इस प्रकार 35 नंबर का तो ये आ जाते हैं और 15 नंबर के आपके बुक में से क्वेश्चन आते हैं। तो बुक वाला तो ये मामला हो गया 50 नंबर। बाकी 50 नंबर जितने भी है, जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट डायरेक्ट है, जैसे मान लो आपके क्लास है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, टेंस एरर्स है, इनसे संबंधित आते हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जहां पे कई जगह क्या है आपके जैसे एमसीक्यू वाला पेपर है और कई जगह आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप जानते हैं। तो जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए तो जैसे ग्रामर में कई चीजें मिल जाती है। इसके अलावा आपके जैसे मान लो आपको लेटर राइटिंग भी मिल जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि पेपर को यानी जब आप हल करेंगे तो पेपर में पास करना आसान होता है। आपको आपका जो ध्येय है वो इसे लगभग 50% कवर करने का रहना चाहिए, क्योंकि 50% कवर करने का रहेगा तो मान लो एक दो गलत भी हो जाए तो भी आपके 40% से ऊपर नंबर आ जाते हैं और उतने ही हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके नंबर आपके जुड़ते नहीं है, इसके नंबर आपकी डिग्री में जुड़ते नहीं है। आपको क्लियर ही करना है। आपका जो डिवीजन है, रिजल्ट का जो डिवीजन है वो आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उनके आधार पर ही होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके आधार पर ही होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे आपके हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनमें से 3 जो सब्जेक्ट है उनमें से जो 600 नंबर का होगा उनमें से जितने नंबर आएंगे वही आपके डिवीजन में काउंट होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो कंपल्सरी पेपर जितने भी है आपके जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है, ये सभी क्या है कि इनको आपको क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप इतनी आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके हो जाता है। तो मेरे पास जो मैसेज आया था, विद्यार्थी ने कहा कि सर हमें जो टेंस यूजेज कैसे होता है और पैसेज सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा बताएं। तो पैसेज सॉल्यूशन तो बहुत ही सरल सी बात है। जहां पे एमसीक्यू वाले प्रश्न होते हैं वहां पे तो पैसेज थोड़ा टफ आता है, वहां पे पैसेज टफ आता है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव वाला होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला में पेपर बहुत ही ये पैसेज बहुत ही सरल आता है। उसमें से आपको निश्चित रूप से ये देखना है कि भाई इसमें से कौन सी लाइन मिल रही है। अगर आप वैसे प्रॉपर उत्तर दे सकते हैं तब तो अच्छी बात, नहीं तो आपको वहां पर उत्तर लगभग मिल जाता है। लेकिन जो एमसीक्यू वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो उसका सिनोनियम पूछ लिया जाता है, एंटोनियम पूछ लिया जाता है, या कोई और तरह का सवाल भी उसमें डाल दिया जाता है कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा। यानी कई चीजें वो उसमें अलग अलग डाल दी जाती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो आपके डिस्क्रिप्टिव वालों की कोई समस्या है नहीं। तो टेंस यूजेज की बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा टेंस यूजेज के बारे में बता देता हूँ कि टेंस यूजेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एक वीडियो में एक साथ सारे पेपर या हल करना संभव होता नहीं। और कोशिश तो मैं ये करूंगा कि आपको एक यानी पेपर जो है पूरा हल करके और बताया जाए, इसकी कोशिश जरूर करूंगा। पूरा पेपर जिसमें कैसे आते हैं टेंस यूजेज में। टेंस यूजेज में बात करूं, अगर मान लो आपके सेल या विल आया हुआ है, कहीं सेल या विल दिया हुआ है
आपका जो ऑप्शन है सेल या विल में से दिया, मतलब सेल आप जानते हैं, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग ही और ही, सी, इट और किसी का नाम होता है उनके साथ होता है, आप जानते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। अब ये जैसे मान लो कहां हम हिंट क्या देखेंगे, अगर मान लो सेंटेंस में, अगर मान लो सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ है, टुमारो दिया हुआ है, अगर सेंटेंस में नेक्स्ट डे दिया हुआ है, नेक्स्ट डे दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, या नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, या नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, या नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से सेल और विल में से आपके आएगा, सेल और विल में से सहायक क्रिया भरी जाएगी। जैसे मान लो अगर सेंटेंस है, जैसे यहां पर ही दे दिया और या खाली छोड़ दिया, और यहां पर कम और बाई नेक्स्ट मंथ दे दिया, अब सीधी बात है ही है तो विल और सेल में से भरना है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे यहां पर अगर नेक्स्ट शब्द आया हुआ है तो जैसे नेक्स्ट के बाद में टाइम आना जरूरी है। जैसे मान लो कहीं पर नेक्स्ट डोर आ गया और आप कहेंगे नेक्स्ट डोर आ गया, नेक्स्ट शब्द आ गया इसलिए हम विल या सेल भरे, नहीं, नेक्स्ट के बाद में टाइम आना चाहिए, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मंथ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो विल और सेल का प्रयोग लगभग यहां पे होता है। अगर मान लो दूसरी बात, अगर मान लो आपके सेंटेंस है और उसमें कहीं पर यस्टरडे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, या जैसे मान लो उसमें लास्ट वीक दिया हुआ है, अब वीक लास्ट वीक दिया हुआ है, लास्ट मंथ दिया हुआ है, लास्ट ईयर दिया हुआ है, तो आपके लगभग है वो सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लगभग सेकंड फॉर्म ही आती है आपकी, ये ध्यान रखना। डिड का प्रयोग हो जाता है फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, लेकिन यहां पर आपको लगभग यानी सेकंड फॉर्म ही भरनी होती है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, हम बात करें एक सेंटेंस की, जैसे एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है, अगर मान लो ये सेंटेंस है, सी आ गया और यहां पर खालिस्तान दे दिया और यहां पर टू लगा दिया और यहां पर लिख दिया जोधपुर यस्टरडे। अब यहां पर आपके जैसे मान लो कहीं पर गो दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर हैज गोन दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर इज गोइंग दिया हुआ है और एक जगह वेंट दिया हुआ है, एक जगह वेंट दिया हुआ है 4 नंबर में, तो आपको सीधा ही वेंट भरना है, क्योंकि यहां पर यस्टरडे आया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट की क्रिया भरी जाएगी और पास्ट की क्रिया भरी जाएगी, पास्ट में आपको इंडेफिनिट की क्रिया भरी जाएगी। तो इंडेफिनिट के लिए जहां पर यस्टरडे वगैरह आते हैं तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मान लो मोडल वर्ब जितनी भी है, मोडल वर्ब जितने भी, मोडल वर्ब का मतलब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, इसके अलावा जैसे मान लो मस्ट, आउट टू, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना तो इनमें आईएनजी लगती है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना ही सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की निश्चित रूप से फर्स्ट फॉर्म होती है, इनमें से कोई भी क्रिया होती है। अब जैसे मान लो, अब आप कैसे ध्यान रखेंगे भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये कुड आएगा, केन आएगा, मस्ट आएगा, क्या आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर केन का प्रयोग है तो आपको निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ये आपको ध्यान रखना ही है। कुड आया हुआ है तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और उनमें से जैसे मान लो कहीं पर हैज दे दिया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है, और कहीं पे हैज दे दिया, कहीं पे वाज दे दिया, कहीं पे इज दे दिया, तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वाज होता है तो उसमें आईएनजी लगता है, हैज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब हमें क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, तो इसका मतलब इनमें से कैन में से आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, यानी मॉडल वर्ब में से आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे टेंस यूजेस की बात करें
टेंस यूजेज की अगली बात करें तो अगर वाक्य में हैज, हैव और हैड है तो निश्चित रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन इनके बाद यदि टू का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मान लो सेंटेंस आ गया कि आई हैव टू गो टू जयपुर, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, आई हैव टू आ गया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये टेंसेज में से आपके लगभग 5 अंकों के सवाल आएंगे, 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो आपके आई हैव टू आ गया तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। हैव केवल हैव है तब आपको यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? ये ध्यान जरूर रखना है। अगर सेंटेंस में एंड का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में एंड का प्रयोग हुआ है, एंड से पहले जो वर्ब है, एंड से पहले जैसे पास्ट की है तो आपको अगली भी पास्ट की ही भरी जाएगी। अगर उसमें प्रेजेंट की है तो पहले अगली पिछली भी क्या भरी जाएगी? प्रेजेंट की ही भरी जाएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस की बात करें अपन, जैसे एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जैसे मान लो कोई वाक्य है और उस वाक्य में लिखा हुआ है ही केम हियर, यहां पर जैसे एंड दिया हुआ है, एंड यहां खालिस्तान छोड़ दिया और ए लेटर दे दिया, और यहां पर जैसे मान लो राइट दे दिया, ठीक है, रिटर्न दे दिया, एक में जैसे राइटिंग दे दिया, है ना, इनमें से कोई भी दे दिया, और नन ऑफ अबाउ दे दिया, नन ऑफ अबाउ इसमें से जैसे दे दिया, तो आपको सीधी सी बात है कि यहां पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही देखनी है। अब जैसे मान लो इसमें किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो सीधा नन ऑफ अबाउ हो जाता है। अगर यहां पर रोट दिया हुआ है तो आपको रोट भरना है, नहीं तो नन ऑफ अबाउ को ही भरना है, यानी यहां पर रोट आना चाहिए। रोट इनमें देख राइट, रिटर्न, राइटिंग ऐसा है। फिर तीसरा नन ऑफ अबाउ है, तो फिर इनमें से क्या है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर वाक्य में यट आया हुआ है और जस्ट आया हुआ है, यट और जस्ट इनमें से आया हुआ है तो आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही भरनी है। क्या भरनी है? हैज यानी यट और जस्ट इनमें से आया हुआ है तो आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही भरनी है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो आया हुआ है नाम है, जैसे मीना अगर आ गया, और नोट, और जैसे मान लो यट कम आया हुआ है तो सीधी सी बात है हैज आ जाएगा, हैज नॉट यट कम। यट आया हुआ है या जस्ट आया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या भरना है, यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड। हैज का प्रयोग आप जानते हैं एक वचन के साथ होता है, जैसे ही सी इट नेम, ही सी इट और नेम, इनमें से कोई भी हो तो आपको पता है जैसे हैज भरा जाता है। और इनमें से नहीं होता है आई वी यू दे, आई वी यू और दे, इनके साथ किसका प्रयोग होता है? इनके साथ होता है आपके हैव का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें अगली, तो जैसे मान लो आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला चुनना है। सिंस या फॉर का प्रयोग है, जैसे मान लो सेंटेंस है आई हैव बीन, आई हैव बीन दिया हुआ है और यहां पर खालिस्तान है, दिस न्यूज पेपर फॉर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ऐसे मान लो दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है कि इसमें सिंस आया हुआ है तो आपको वही भरना है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, जैसे मान लो आई हैव बीन रीडिंग आएगा नाम, कहीं पर रीड होगा, रेड होगा, वाज रीडिंग होगा, नहीं, आपको सीधा सा रीडिंग भरना है। और आपको जैसे सिंस या फॉर का प्रयोग जहां पे होता है तो आपको यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला ही चूज करना है। इसके अलावा आपके जैसे कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस भी आ जाता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस सीधा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपके कहां क्या आता है। पहली बात, वाक्य इफ से शुरू है, वाक्य इफ से शुरू है। और जैसे मान लो इधर जो दूसरा वाक्य है, जैसे मान लो एक मैंने लिखा इफ यू वर्क हार्ड, जैसे मान लो वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, इस प्रकार का सेंटेंस है। इफ से शुरू है और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहां पे? फर्स्ट में। या जैसे मान लो इधर में विल भरा हुआ है, ये ध्यान रखना, इसमें कई बार क्या होता है, ये सेंटेंस दिया जाता है विल भरा हुआ है, इधर इफ से शुरू है और इधर विल या सेल दिया हुआ है, तो इधर यहां पर निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा निश्चित रूप से। और अगर मान लो यहां पर यू है तब तो जैसे ही सी इट नेम में से कोई भी है, ही सी इट और नेम, इनमें से कोई भी है, तब तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना है, ठीक है। अगर यहां पर आई, वी, यू और दे, इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। ये इसमें से एक सेंटेंस निश्चित रूप से आ जाया करता है। इफ से शुरू है और वाक्य जैसे मान इधर विल या है। अब एक जैसे मान ये तीन तरह के होते हैं कंडीशनल। एक तो पहला तो ये हो गया, अगर मान लो यहां पर विल सेल में से कोई होता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया करनी है। दूसरा एक इफ से शुरू होता है, वो भी दूसरा भी किससे शुरू होता है? दूसरा भी इफ से ही शुरू होता है, इफ से शुरू होता है और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, ठीक है। अगर यहां पर वुड आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, लेकिन इधर वाला खाली छोड़ा जाता है लगभग। जैसे मान लो यहां पर वही सेंटेंस है, इसको ऐसे लिखते इफ ही वर्कड हार्ड होता है, यहां पर क्या होगा? वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड he would get good marks, good marks, इस तरह हो जाता वो। तो यहां पर अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। इधर मान लो वुड हैव, इधर क्या है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इधर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, ये ध्यान रखना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। और वैसे आप जानते ही हैं कौन से टेंस की क्या क्या क्रियाएं हैं। जैसे बात करें यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं डू या डज होती है और एस या ईएस जुड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड सहायक क्रिया होती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इज आर एम होता है ना। तो ये यानी वैसे ये मेरा टेंस वैसे मेरे पढ़ाए हुए हैं टेंस। आप यदि चाहें कि भाई टेंस का पूरा वीडियोस भेजा जाए तो टेंस के लगभग 7 वीडियो अलग से बनाए हुए भी हैं जो बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं। यदि आप चाहें कि हमें वो टेंस के वीडियोस उपलब्ध करवाए जाएं, उसमें पूरे टेंस अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अब आज हम इतनी बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। एक दिन मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करके बताऊंगा। पेपर वैसे सोल्व करके बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लो प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है सोल्व करके बताएंगे। वैसे 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे में पूरा हम क्लियर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।